नमस्कार मित्रों, नारायण हरि स्वागत है आज एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल राधा नारायण जी 2.2 में। और मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र आचार्य नारायण द्विवेदी और चर्चा करेंगे आज एक बार फिर से आपके कुंडली सीखने के क्रम में। आज कुंडली का एक विशेष भाग लेकर के आए हैं जिसमें आप अलग अलग योग के विषय में पढ़ेंगे। जो ग्रहों की स्थिति, आपकी जो 12 भाव हैं, ये 12 भाव हैं। ये पहला, इसको आप पहला घर भी बोलते हैं या पहला भाव भी बोलते हैं, पहला भाव। दूसरा, ये एक चीज़ और कहेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हैं और इस वीडियो पर आप पहली बार आए हैं और इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं, तो आप पीछे भी चैनल में अन्य वीडियो भी पड़े हुए हैं ज्योतिष सीखने के क्रम में, आप उन्हें भी देख लें। उसके बाद ही यह वीडियो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। फिर भी यदि आप ज्योतिष की जानकारी रखते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन यदि आप पहली बार ज्योतिष के संबंध में देख रहे हैं तो आपको पीछे के वीडियो देखने ज़रूरी होंगे, तभी आपको यह समझ में आएगा। अन्यथा आप इस वीडियो के विषय में नहीं समझ पाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चैनल के आप वहाँ पर देख सकते हैं अन्य वीडियो को भी। वीडियो सीखने का एक क्रम बना हुआ है, तो उसमें आप कुंडली को आसानी से समझ पाएंगे, देख पाएंगे। और जब वहाँ पे आप चीज़ों को समझेंगे तब आप इस वीडियो को भी आसानी से समझ पाएंगे। और यहाँ पे देखिए, मैं क्रम से लिख दे रहा हूँ एक एक भाव के विषय में जो उनके नाम हैं। ये 12वां भाव है द्वादश। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश। इसको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां भी कहते हैं। इनके कुछ नाम भी हैं, जैसे इसे लग्न कहते हैं, इसे द्वितीयेश, तृतीयेश। चूँकि तीसरा है तो तृतीयेश, चौथा है तो चतुर्थेश, पंचम है तो पंचमेश, षष्ठ है तो षष्ठमेश, सप्तमेश, अष्टमेश, नवमेश, दशमेश, एकादशेश, द्वादशेश। कुंडली में जब भी आपकी कुंडली, पहली बात तो एक चीज़ को समझ लीजिए, कुंडली में आपके ऐसे नंबर्स लिखे होते हैं, 1 या फिर 4, 5, कुछ भी, 1 से 12 तक किसी भी भाव में कोई भी गिनती लिखी होती है। आप उसको समझ ही रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 3। 3 का अर्थ हो गया, यदि आपकी कुंडली में यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 का मतलब आप समझ रहे हैं कि यह कुंडली क्या हो गई, यह हो गई मिथुन लग्न की कुंडली। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आप एक बार, ताकि बार बार समझने में आपको आसानी रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये 12 राशियाँ हैं। और 12 राशियों को थोड़ा सा मैं जल्दी में यहाँ लिख रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो पाए। लेकिन एक चीज़ और है कि ज्योतिष के जो भी वीडियो होते थोड़ा सा विषय लंबा होता है, नहीं हम 10-5 मिनट के वीडियो में नहीं बना पा सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है। और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और वीडियो को देखें तो आपको समझ में आएगा। ये पहला, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, इन राशियों को आपको सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि क्रम से आपको ये राशियां याद हों। सिंह, ये हो गई 6वीं राशि, कन्या, 7वीं हो गई तुला, 8वीं हो गई वृश्चिक, और ये वृश्चिक हो गई, 9वां हो गया धनु, 10वां हो गया मकर, ये हो गया कुंभ, और ये हो गया मीन। मेष के स्वामी हैं मंगल देव, यहाँ मैं शॉर्टकट अक्षर में लिख रहा हूँ मंगल। वृषभ के हो गए शुक्रदेव, मिथुन के बुध देव हो गए, कर्क के हो गए चंद्रदेव, सिंह के हो गए सूर्य, कन्या के एक बार फिर से बुध देव, तुला राशि के स्वामी हो गए शुक्रदेव एक बार फिर से, वृश्चिक के फिर से एक बार मंगल देव, धनु के हो गए गुरु
बृहस्पति, मकर के हो गए शनिदेव, कुंभ के भी होंगे शनिदेव और मीन के भी स्वामी होंगे गुरुदेव, गुरु बृहस्पति। ये हो गई राशियां, ये हो गए उनके स्वामी। जब कुंडली का फलादेश करते हैं तो सबसे पहले जानने का विषय है कि जब हम फलादेश करते हैं तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर वहाँ पर आपकी किसी भी कुंडली में कोई राशियाँ लिखी हुई हैं, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है गुरु और यहाँ पे लिखा है चंद्र। अब ये चंद्र और गुरु एक सामने यदि बैठ रहे हैं, यहाँ पर ये खासकर केंद्र, इन्हें क्या कहा गया, चार को हो गए कौन से, ये पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर, ये चार घर क्या कहे जाते हैं, केंद्र। अब केंद्र हो गए, ये हो गए त्रिकोण, 1 2 3, ये त्रिकोण हो गए, ये सम हो गए। और एक चीज़ और समझ लीजिए कि कोई भी ग्रह या किसी भी खासकर 6 8 12 में होगी, 6वें और 8वें 12वें भाव में अगर कोई भी यहाँ पे राशि होगी तो उनके जो प्रभाव हैं, प्रभावों में कमी आएगी। इन चीज़ को आप ध्यान में रखें, कमी आ जाती है, प्रभाव में कमी आ जाएगी। और रही बात मैं जो चर्चा कर रहा था कि अगर यहाँ पे 3 लिखा है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2, तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि जब भी आप फलादेश करें, अब यहाँ पे कोई भी अगर जैसे मान लीजिए यहाँ 9 नंबर लिखी है गिनती, तो यहाँ पे कोई ग्रह रखा, तो आप सबसे पहले देखते हैं जब भी लोग फलादेश करते हैं तो इन चीज़ को समझने की बात है कि फलादेश तुरंत देखें, मान लीजिए यहाँ कोई ग्रह लिखा है कि राहु, तो राहु का फलादेश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। फलादेश किसका करना है, बहुत गौर करने वाली बात है, ध्यान से। फलादेश क्या करना है, इस राशि का करना है, ना कि इस ग्रह का। फलादेश आपको इस अगर भाव का कर रहे हैं तो इस जो यहाँ पे 9 नंबर गिनती लिखी है इसका फलादेश करना है, और इस राशि में यह ग्रह का क्या प्रभाव होगा, इसको इस विषय पे चर्चा करेंगे, ना कि इस राशि का इस ग्रह में क्या प्रभाव होगा, बल्कि इस राशि में इस राशि का इस ग्रह पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके विषय में चर्चा करते हैं। जब भी आप फलादेश करें तो फलादेश आप सिर्फ राशियों का करेंगे, यहाँ पे जो भी राशियाँ लिखी होती हैं राशियों का फलादेश होता है, ना कि ग्रहों का। ग्रहों का क्या होता है, ग्रहों की स्थिति के अकॉर्डिंग उस राशि के फल में जो व्यवस्था बनती है उस पर चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 5 नंबर लिखा है और यहीं पे मान लीजिए लिख गया राहु, तो यहाँ आप राहु का फल नहीं करेंगे, आप यहाँ करेंगे किसका, ये चूंकि 5 नंबर गिनती है तो 5 नंबर गिनती का मतलब है सिंह, सूर्यदेव की आप विषय में चर्चा करेंगे, और सूर्यदेव के साथ राहु का क्या प्रभाव है तब चर्चा करेंगे। ये चीज़ें थोड़ा सा बहुत बारीक हैं, क्योंकि फलादेश अगर आपको एक्यूरेटी के साथ बिल्कुल करना है तो आपको चीज़ों को बहुत बारीकी से ध्यान देना होगा। हालांकि चीज़ें बड़ी सामान्य सी लगती हैं कि चाहे राहु का करो या सूर्य का करो, बात एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि चूंकि भाव का यह स्वामी हो गया और इस भाव के स्वामी के अकॉर्डिंग अब हम राहु का फलादेश करेंगे। ठीक है, अब ये बात समझ लेते हैं, अब चलेंगे चर्चा करेंगे। तो अब ये हो गई किसकी कुंडली, ये मिथुन लग्न की कोई काल्पनिक कुंडली है। अब विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर कि किस कुंडली में, थोड़ा सा इसको मिटा दें तो, और ताकि ग्रहों के विषय में चर्चा करने में आसानी होगी। जगह यहाँ पे कम है लिखने की, तो इसलिए इस पे चर्चा करते हैं। अब सबसे पहला सूत्र आपको ध्यान करने की, देखिए, जो कि थोड़ा सा यदि आप ज्योतिष समझ रहे हैं तो आपको संस्कृत के विषय में भी जानकारी हो, क्योंकि जो सूत्र दिए गए हैं वो संस्कृत में ही दिए गए हैं। हालांकि स्क्रीन पे मैं श्लोकों को लिख दे रहा हूँ और आप इसको पढ़ के याद भी करें, चूँकि याद रहेगा तभी आप फलादेश को सटीक ढंग से कर पाएंगे। कुंडली में कभी कभी बात यह आती है कि आपको अनुभव के आधार पर भी होता है। अनुभव का मतलब ये है कि आप करते करते चीज़ों को आप लर्न कर लेते हैं, याद हो जाता है, कंठस्थ हो जाता है, तो आप चीज़ों को समझा पाते हैं। तो देखिए, पहला जो योग है उस योग के बारे में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, गज केसरी योग। गज केसरी, अब गज केसरी योग है क्या,
कि पहला योग विषय में चर्चा करें। देखिए कई योगों के विषय में चर्चा करेंगे, तो पहला जो विषय हो गया क्या, गज केसरी। गज केसरी योग के विषय में सूत्र है क्या, केंद्र स्थिते देवगुरो शशांकाद्यो गजस्तदाहुर गज केसरीति दृष्टे शितार्येन्दुसुतैः शशांके नीचास्तहीनैर्गज केसरी स्यात्। यह श्लोक है, यह सूत्र है। अब कह क्या रहे हैं, कह यह रहे हैं कि चंद्रमा से केंद्र में गुरु हो तो गज केसरी योग बनता है। अभी जो मैंने चर्चा की थी, केंद्र में यदि गुरु साथ में या चंद्रमा साथ में हो या फिर आमने सामने हो, यहाँ मान लीजिए गुरु लिखे हैं, यहाँ पे चंद्रमा हैं, तो क्या बनेगा, गज केसरी योग होता है। अब ये गज केसरी योग आपकी कुंडली में करेगा क्या, इसके विषय में चर्चा कर। लेकिन एक चीज़ और यहाँ ध्यान करना है कि जो गिनती लिखी है यहाँ पे ये ग्रह न तो नीच के नहीं होने चाहिए, नीच का यह ग्रह नहीं होने चाहिए, कोई भी ग्रह, चाहे चंद्रमा हो। मान लीजिए कि चंद्रमा क्या होता है, चंद्रमा 8वीं राशि में नीच का होता है। चंद्रमा जो है 8वीं राशि में नीच के हो जाते हैं। तो नीच अगर मान लीजिए यहाँ 8 नंबर गिनती लिखी है, तब वो गज केसरी योग नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ चंद्रमा नीच की हो गए। गज केसरी योग के विषय में ज़रूरत है कि वह मित्र राशि में हो, शुभ स्थिति में हो, नीच के न हो और खासकर अस्त ना हो। कभी कभी ग्रह अस्त भी होते हैं, तो अस्त ना हो तो यहाँ पर गज केसरी योग बनता है। और अस्त ना हो, साथ ही शुक्र गुरु और बुध से देखा जा। और अच्छा यहाँ पे बात इस चीज़ को भी हो कि कहीं पे बुध देव बैठे हों, मान लीजिए यहाँ पे बुध भी बैठे हों, तो बुध अपनी 7वीं दृष्टि यहाँ पर डाल रहे हों, तो या शुक्र देव देख रहे हों या फिर गुरु स्वयं भी देख रहे हो, तो क्या बनता है, गज केसरी योग बनता है। अब इसमें होता क्या है, गज केसरी योग यदि आपका बन गया, मान लीजिए बन ही गया कुंडली में, कुल मिलाकर के कुल अच्छा है, तो होता क्या है, गज केसरी योग करता क्या है, तो कह क्या रहे हैं कि गज केसरी संजात तेजस्वी धनवान भवेत मेधावी गुण संपन्नो राजप्रिय करो भवेत। इस योग में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि यदि यह योग बनता है आपकी कुंडली में, तो जो जातक है जिसकी कुंडली वह पुरुष धनी होता है, धनवान होता है, मेधावी होता है, गुणी एवं राजा का प्रिय करने वाला होता है, अर्थात किसी राजकाज में होगा, अर्थात सरकारी कर्मचारी होगा और अच्छे उच्च पद पर होगा, धनाढ्य होगा। धनाढ्य मतलब एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी होगा यदि आपकी कुंडली में गज केसरी योग है। तो लगभग चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। अब बात करेंगे अगली, तो जन्म लग्न से चंद्रमा, जन्म लग्न क्या है आपका, मान लीजिए ये लग्न है आपकी, जन्म लग्न से 10वें स्थान में। अब यहाँ से 10वां गिनेंगे, 10वां कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। 10वें स्थान में केवल शुभ ग्रह हो, तो अगर यहाँ कोई शुभ ग्रह हो गया, मान लीजिए सूर्य हो गए, या फिर सूर्य ना होकर के कोई भी शुभ ग्रह, सूर्य हो गए, चंद्रदेव हो गए, शुक्रदेव हो गए, बुध देव हो गए, मान लीजिए यहाँ इसमें सूर्य देव हैं, तो ऐसे जातक का क्या बनता है, दूसरा एक योग बनता है जिसे कहते हैं अमला योग। अमला योग। अब अमला योग क्या है, क्या कह रहे हैं, समझ लीजिए। लग्नाद्वा चंद्र लग्नाद्वा 10वें शुभ संयुते योगोयम ममला नाम कीर्तिर्चंद्र तारा की राजपूज्यो। देखिए अब कह क्या रहे हैं कि इसमें होता क्या है, अगर अमला योग आपकी कुंडली में बन रहा है तो क्या कह रहे हैं कि राजपूज्यो महाभोगी दाता बंधु जनप्रिय परोपकारी गुणवानम योग संभव, तब जाकर के अमला योग बनता है। कह क्या रहे हैं, लग्न से व चंद्रमा से, अगर आपकी कुंडली चाहे लग्न राशि हो चाहे चंद्र राशि हो, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठे हैं,
अब चंद्र राशि से 10वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर, या फिर लग्न से। देखिए कुंडली दो तरह की है ना, चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली। चंद्र कुंडली मतलब जिस भाव में आपके इस द्वादशों भाव में कहीं पे यदि चंद्रमा लिखा है, जो चंद्रमा बैठा है उस कुंडली में, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, क्योंकि ये खराब भाव है, अगर यहाँ बैठे, लेकिन स्थिति क्या है, अब यहाँ से 10वां तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर अब अगर चंद्रमा की कुंडली में यहाँ लिखे हैं, षष्ठ भाव में है चंद्रमा, तो यहाँ से 10वां, यहाँ से 10वां चंद्र कुंडली में चंद्रमा से 10वें और लग्न कुंडली में लग्न से 10वें में यदि कोई शुभ ग्रह हो, यदि यहाँ भी कोई मान लीजिए शुक्र देव बैठे हैं यहाँ और चंद्रमा यहाँ है, तो यहाँ से आपका क्या बन रहा है, अम्ला योग बन रहा है। और यदि लग्न से देखें तो लग्न से अगर कोई 10वें भाव में कोई ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह बैठे हैं, तो भी अम्ला योग बनता है। तो ऐसे जातक क्या होते हैं, ऐसे अम्ला योग में पुरुष की कीर्ति जो है जब तक चंद्रमा आकाश में रहेगा तब तक रहती है। ऐसा जातक बहुत ही प्रसिद्धि को पाता है और उसकी कीर्ति, कह रहे हैं ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये बिल्कुल सटीक करें कि जब तक चंद्रमा आकाश में रहेगा प्रलय पर्यंत तक आपकी कीर्ति ऐसे संसार में चारों दिशाओं में फैलती रहती है। तो बहुत ही अच्छा योग इस योग को माना गया है। और ऐसा जातक राजा से पूज्य, महाभोगी, महाभोगी का अर्थ यहाँ गलत पर्याय में नहीं, महाभोगी का अर्थ है हर प्रकार के सुख सुविधाएं ऐसे जातक को उसके जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक मिलती हैं, या फिर मृत्यु के पश्चात भी उसकी अंत्येष्टि इत्यादि क्रियाएं ऐसी होती हैं कि पूरे संसार में वो जाना जाता है। ऐसा जातक बहुत ही, यदि आपकी कुंडली में अम्ला योग बन रहा है तो ऐसे जातक बहुत ही बड़े दाता दानी होते हैं, अपने प्रिय परिवार बंधुओं को प्रिय होते हैं। तो ये दो मैंने अभी चर्चा की शुभ योगों की। अब बात कर ले रहे हैं एक और विषय की। तो एक कह रहे हैं कि शुभाशुभाढ्ये यदि जन्म लग्ने शुभाशुभाख्यो भवतस्तदानीं वैश्वगैः पाप शुभैर्विलग्नात् पापाख्य सौम्य ग्रह कर्तरी च। कह क्या रहे हैं कि यदि लग्न में शुभ ग्रह युत हों तो शुभ योग और पाप ग्रह युत हों तो अशुभ योग। मान लीजिए आपकी एक कुंडली है, अब ये लग्न है, ये लग्न हो गया। अब इस लग्न कुंडली में यदि कोई शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह का मतलब यदि सूर्य शुक्र सूर्य हो गए, बुध देव हो गए, या फिर चंद्रदेव हो गए, गुरु बृहस्पति हो गए, इन सब ग्रह में से कोई भी 1 2 ग्रह 3 ग्रह 4 ग्रह जो भी हैं, शुभ ग्रहों की जो युति बन रही है तो ऐसे जातक को शुभ योग बनता है। और यदि कोई पाप ग्रह बैठ गए हैं, जैसे शनि हुए, राहु हुए, केतु हुए, हाँ, तो ये क्या कहते हैं, ये अशुभ योग बनाते हैं। खासकर 12 और दूसरे भाव में पाप ग्रह हो तो। एक चीज़ और कह रहे हैं कि 12वां क्या, ये 12वें भाव में कोई पाप ग्रह, मान लीजिए यहाँ राहु या केतु या शनि कोई भी, मान लीजिए यहाँ पे राहु देव हैं और तो पाप कर्तरी, और शुभ हो तो शुभ कर्तरी। यदि मान लीजिए यहीं पे शुक्र हो गए, यहाँ पे यदि हो गए सूर्य देव हो गए, यहाँ पे सूर्य देव हो गए, तो क्या कहेंगे इसको, शुभ कर्तरी। देखिए यहाँ पे ये 2 योगों की बात कर रहे हैं, शुभ कर्तरी, पाप कर्तरी। शुभ कर्तरी, पाप कर्तरी, 2 योग कह रहे हैं बात। यदि एक बार फिर से समझ लीजिए, ये क्या कह रहे हैं कि यदि लग्न में शुभ ग्रह युत हो, युत हो मतलब 1 2 3 ग्रह की युति बनती हो, और शुभ ग्रह हो तीनों या दोनों या कोई भी ग्रह जो भी यहाँ पे एक साथ बैठ रहे हैं वो शुभ हो, ये तो शुभ कर्तरी योग बनेगा। और पाप ग्रह होंगे तो पाप कर्तरी बनेगा। साथ में ही ये दूसरे भाव की भी बात कर रहे हैं और 12वें भाव की भी बात कर रहे हैं। अगर यही जो लग्न की बात है, ये दूसरे और 12वें की भी बात कर रहे हैं। किसमें, दूसरे और 12वें दोनों भाव की बात कर रहे हैं। इन दोनों भाव में भी यदि इसी प्रकार शुभ ग्रहों की युति है तो शुभ कर्तरी,
पाप ग्रहों की युति है तो पाप कर्तरी योग बनता है। अब समझ लीजिए कि इन शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी, चूंकि नाम ही ऐसा है तो आप समझ गए होंगे कि क्या स्थिति बन रही, क्या फल होगा। फिर भी चर्चा कर लेते हैं कि यदि शुभ कर्तरी योग बन रहा है तो जातक बुद्धिमान होगा, रूपवान होगा, आकर्षक होगा, धनाढ्य होगा। और यही कहीं पाप कर्तरी ग्रह होगा तो पाप कर्तरी ग्रह में जो योग उत्पन्न होगा, जातक जो होगा कामी होगा, पाप प्रवृत्ति करने वाला ऐसा जातक होगा। तो लगभग चीज़ें समझ में आ रही हैं। यदि समझ में आ रही हैं, वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चाहते हैं कि यदि इसी तरह के वीडियो आपको उपलब्ध होते रहें तो वीडियो को आप एक बार नोटिफिकेशन इसमें ज़रूर ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव यदि आप दे सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि आपकी ही कुंडली से वीडियो बनाया जाए, आपकी कुंडली पर विस्तृत विश्लेषण हो, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ इसी नंबर पे व्हाट्सएप करें, मैसेज करें। वहाँ पर कुछ इसकी शुल्क इत्यादि लगती है जो आपको सूचना मिल जाएगी मैसेज करने पर। तो आप अपनी कुंडली का पूरा विश्लेषण यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। अब चर्चा कर ले रहे हैं एक अन्य योग की, जिसको कहते हैं पर्वत योग। अब पर्वत योग की बात कर ले रहे हैं। क्या है पर्वत योग? यदि आपकी कुंडली में पर्वत योग बन रहा है तो क्या इसका फल होगा और क्या सूत्र है, उसके विषय में भी चर्चा कर ले रहे हैं। तो कह रहे हैं कि सौम्येषु केंद्र गृहगेषु सपत्नरंध्रे शुद्धेऽथवा शुभयुते यदि पर्वतः स्यात् लग्नान्त्यपयपौ यदि परस्पर केंद्र यातौ मित्रेक्षितौ भवति पर्वत नाम योगः। अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि यदि 7वें और 8वें भाव में कोई ग्रह ना हो। अब 7वां 8वें भाव पे चलते हैं। पहले इसको थोड़ा सा साफ कर लें यहाँ पे, फिर भी चलिए बाद में कर लेते हैं। इसको देखते हैं पहले। 7वां भाव ये है। 7वां भाव में आ गए और 8वें भाव में बात कह रहे हैं। 7वें और 8वें भाव में कोई ग्रह न हो अथवा शुभ ग्रह से युत हो, तो केंद्रों में शुभ ग्रह हो तो पर्वत योग बनता है। फिर से समझ लें एक बार कि यदि 7वें भाव में कोई ग्रह न हो, यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है, या फिर शुभ ग्रह से युत हो, यहाँ पे कोई शुभ ग्रह बैठा हो, चाहे वो बृहस्पति देव हो, चाहे सूर्य देव हो, चाहे बुध देव हो, चाहे चंद्र देव हो, चाहे शुक्र देव हो, ये शुभ ग्रह हैं। यदि हों और केंद्र में शुभ ग्रह भी हों, इनके अलावा केंद्र और कौन से हैं मैंने बताया था ना, पहला, चौथा, 7वां, 10वां, अन्य किसी भी ग्रह में भी कोई शुभ ग्रह बैठे हों तो क्या है? तो कह रहे हैं कि इसे कहते हैं पर्वत योग। ये बना क्या? पर्वत योग। और पर्वत योग से क्या लाभ है, क्या हानि है, उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। क्या सूत्र दे रहे हैं? कह रहे हैं कि भाग्यान्वितः पर्वत योग जातो विद्या विनोदाभिरतः प्रदाता कामी पर स्त्री जन के लीलोलस्तेजो यशस्वी पुरनायकः स्यात्। कह रहे हैं कि लग्नेश और व्ययेश परस्पर केंद्र में हो। अब लग्नेश कौन है? लग्नेश हो गए लग्न के अधिपति। मान लीजिए यहाँ बुध देव है, लग्न के मान लीजिए यहाँ बुध देव है, ये बुध देव हो गए, चूंकि मिथुन लग्न की कुंडली है। लग्नेश और व्ययेश कौन है? व्ययेश मतलब खर्च। ये मान लीजिए यहाँ पे 2 नंबर गिनती लिखी, अर्थात चंद्रदेव। बुध और चंद्रदेव केंद्र में हो, भले यहाँ 2 लिखा तो चाहे बुध देव, यहाँ इन चारों में से कहीं पे भी मान लीजिए यहाँ पे बुध देव हो गए और यहाँ चंद्रदेव हो गए, तो क्या बनता है? पर्वत योग बनता है। और इस योग में उत्पन्न जो पुरुष होता है बहुत ही भाग्यशाली होता है। ऐसा जातक यदि मिट्टी को छू दे तो सोना होने वाली जैसी बात, जो एक कहावत कहते हैं कि मिट्टी को छू दे तो सोना हो जाता है, इस तरह का व्यक्ति भाग्यशाली होता है, विद्वान होता है और दानी होता है। खासकर ऐसे जातकों के विषय में क्या कहा गया कि भाग्यशाली इतने होते हैं कि वो कुछ भी करें तो हर चीज़ में उनका भाग्य इतना प्रबल होता है कि वो अगर वो
अगर उनका भाग्य इतना मजबूत है कि बिजली के खंभे या बिजली के तार को छुएं तो उनको करंट तक नहीं मारे, ऐसी स्थिति बन जाएगी। कहीं लाइट गुम हो जाएगी, वो भले ही करंट उनको छूने वाला, तो भाग्य इतना मजबूत है। कहने का अभिप्राय है कि भाग्यशाली ऐसे जातक होते हैं यदि आपकी कुंडली में पर्वत योग है। फिर से समझ लें एक बार कि सातवें और आठवें भाव में कोई ग्रह न हो अथवा शुभ ग्रह हो, और साथ ही अब ऐसा नहीं कि एक में है एक में नहीं है, ये स्थिति नहीं, जो कह रहे हैं उसी को समझिए। हो तो दोनों में हो और ना हो तो दोनों में ना हो, और हो तो शुभ ग्रह हो और केंद्रों में भी शुभ ग्रह हो, कोई इन चारों में से किसी केंद्र में शुभ ग्रह हो तो पर्वत योग बनता है। और दूसरी स्थिति में कब बनता है? लग्नेश और व्ययेश परस्पर केंद्र में हो। ये दोनों जो हैं, लग्नेश मतलब बुध, दो चूंकि इस कुंडली के माध्यम से समझ रहे हैं, यहाँ पे 3 नंबर गिनती, तो लग्नेश कौन हुए? बुध हुए। यहाँ 2 लिखा तो व्ययेश कौन हुए? चंद्रदेव हुए। तो बुधदेव और चंद्रदेव की भी स्थिति इन कहीं केंद्रों में होनी चाहिए, तब क्या बनता है? ये पर्वत योग बनता है। दूसरी चीज, एक बात और इसमें ध्यान रखें कि ये शत्रु राशि में ना हो, नीच ना हो, अस्त ना हो, अच्छी स्थिति में हो और मित्र ग्रह में हो तो पर्वत योग बनता है। और ऐसे जो जातक होते हैं बहुत ही भाग्यशाली होते हैं अपने जीवन में। अब चर्चा करेंगे एक और योग की, और एक योग है जिसको कह लेते हैं क्या कि इसको कह रहे हैं, इसमें सुखेश के विषय में दे रहे हैं, और यहाँ पे इस ग्रह को कहेंगे काहल योग। पचवा, देखिए ये योगों की बहुत कुंडली में संख्या है, और ये चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो ये वीडियो मैं लगभग 2 पार्ट में चर्चा कर लूँगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो इस वजह से आप काफ़ी ऊब सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि यदि जब आप कुंडली देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप पेन कापी कलम लेकर के बैठें, तभी चीज़ों को समझ पाएंगे। अन्यथा आपको चीज़ें समझ में तो आएंगी लेकिन फिर बाद में आप विस्मित हो जाएंगे। और यदि आपको नहीं समझ में आता एक बार में, तो आप वीडियो को 1 बार 2 बार जरूर देखें। तो बात कर रहे हैं काहल योग की। काहल योग, काहल योग के विषय में चर्चा कर ले रहे हैं। क्या है यह? अब कह रहे हैं कि अन्योन्य केंद्र गृह गौ गुरु बंधु नाथो लग्नाधिपे बलयुते यदि काहलः स्यात् कर्मेश्वरेण सहिते तु विलोकिते वा सोच स्वके सुख पतो यदि काहलः स्यात्। अब कह क्या रहे हैं कि कुंडली में आपकी यदि गुरु और चतुर्थेश, गुरु बृहस्पति और चतुर्थेश मतलब चौथे घर का स्वामी, चौथे घर में मैंने यहाँ क्या गिनती लिखी थी इस काल्पनिक कुंडली में? 6 नंबर। अब इस चतुर्थेश कौन हो गए? बुध देव, क्योंकि 6 नंबर गिनती क्या है? कन्या है, तो कन्या के स्वामी कौन हुए? बुध देव। तो परस्पर केंद्र में हो और लग्नेश बली हो। तो अच्छा, ये अगर जरूरी नहीं कि यहीं पे हो, ये बुध देव, ये केंद्र मतलब इन चारों घरों में कहीं पे भी, मान लीजिए यहाँ बुध देव और गुरु बृहस्पति एक साथ बैठे हैं, ठीक है, साथ ही लग्नेश बली हो, और लग्नेश जो यहाँ पे लग्नेश की बुध की जो डिग्री वाइज ये मजबूत होने चाहिए, तो क्या होता है? काहल योग बनता है। तब क्या बनता है? काहल योग बनता है। यदि बुध के साथ गुरुदेव इस कुंडली के केंद्र में कहीं पे भी बैठे हों तो, और लग्नेश बली होने चाहिए, तो ऐसी स्थिति में क्या बनता है? काहल योग बनता है। और कह क्या रहे हैं कि यदि सुखेश अपने उच्च राशि या अपनी राशि में होकर के कर्मेश बैठे हुए हों। सुखेश कौन है? चौथे घर को ही सुखेश कहते हैं। सुखेश क्या कह रहे हैं कि सुखेश उच्च होकर के, सुखेश बुध छठवीं राशि में, नहीं राशि में उच्च के होते हैं, तो अपनी ही राशि में या उच्च के बैठे हों, होकर के कर्मेश से युक्त। कर्मेश कौन से हो गए? चूंकि यहाँ पे 12 नंबर की गिनती है, यहाँ पे लिखा है बृहस्पति। जरूरी नहीं कि यहाँ बृहस्पति ही हो, चूंकि बृहस्पति का मैंने उदाहरण दे दिया। मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ कोई और गिनती लिखी, मान लीजिए आपकी कर्क लग्न की कुंडली हुई, तो यहाँ 4 5 6 यहाँ पे लिख लेते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। अब यहाँ क्या हो गया? 11। सुखेश कौन हो गए? सप्तम। सुखेश हो गए शुक्रदेव, चूंकि 7वीं नंबर राशि बन गई शुक्र की,
और कर्मेश कौन होंगे? 11 नंबर गिनती लिखी, तो 11 नंबर गिनती अर्थात शनिदेव। अब शुक्रदेव और शनिदेव इस कुंडली के चारों भावों में से, केंद्रों में से किसी कहीं पे भी परस्पर साथ में बैठे हों तो काहल योग बनता है। अब काहल योग में क्या होता है? काहल योग में ऐसा जातक बहुत ही तेजस्वी होता है, साहसी होता है, सेना के बल से युक्त होता है। ऐसे लोगों के पास बहुत सारे, जैसे आज के समय में कह लीजिए कि बाउंसर या शैडो वगैरह उनके पास बहुत होते हैं। और कभी कभी जो लोग एक नेता बनते हैं, ग्राम के प्रधान इत्यादि बनते हैं, ग्राम का स्वामी बनता है, विधायक वगैरह जो बनते हैं, वो ऐसे काहल योग में उनकी स्थिति अच्छी मजबूत मानी जाती है। कभी कभी ऐसे इस युति में कभी कभी जातक थोड़ी सी मूर्खतापूर्ण भी कार्य करता है। तो ये आज मैंने 5 योगों की चर्चा की। सबसे पहला गजकेसरी योग, दूसरा अमला योग, तीसरा शुभ कर्तरी पाप कर्तरी, चौथा पर्वत योग, छठवां काहल योग। आशा करता हूं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और यदि नहीं समझ में आई हैं तो आप वीडियो को एक बार 2 बार ज़रूर देखें, तो आगे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वीडियो को अगले पार्ट में फिर से जारी करेंगे, अगले नए योग के विषय में। आपके कुंडली में कौन सा योग बन रहा है और कौन आपको ले जा रहा है ऊंचाइयों तक, उसके विषय में चर्चा करेंगे विस्तृत। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबसे निवेदन कि यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो ये हमारी मेहनत का एक तरह से पारिश्रमिक होता है और अन्य लोगों को भी ज्योतिष की समझ हो पाती है, जानकारी हो पाती है। क्योंकि ज्योतिष एक ऐसी विज्ञान है कि इसको कहीं न कहीं लोगों में रुचि है, और ज्योतिष के माध्यम से लोग अंधविश्वास बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं। और यदि आपको कहीं न कहीं ज्योतिष की थोड़ी बहुत भी जानकारी है तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे, लोग आपको बहका नहीं पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को विराम करेंगे, फिर मिलेंगे।